हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। जितने भी बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को साइंस में मैं 70 में 70 नंबर पूरा कराने वाला हूं आप लोगों को इस वीडियो में। और मेरे प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा ये वीडियो लंबी है, थोड़ा सा वीडियो लंबी है, लेकिन आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि वो प्रश्न हम कराने वाले हैं। पूरे हमने चैप्टर से लिया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में हमने टारगेट रखा है 1000 लाइक का। 1000 लाइक का हमने टारगेट रखा है, और मेरा वादा है आप लोगों से, विश्वास कीजिए हमारे पे। अगर आपने इतना क्वेश्चन आपने कवर किया है, बहुत ही अच्छा मार्क्स आने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न देते हैं। पहला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पहला प्रश्न यह कह रहा है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से आप समझिए। आपको मैं बता दूं, 3 नंबर के आते हैं, 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो करेंगे क्या, यहाँ पे दिए पहला प्रश्न, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिब्स बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। इस तरह दिया रहेगा, आपको इसका रासायनिक सूत्र लिख के तब इसके बाद आप लोगों को संतुलित करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको इसका सूत्र मालूम होना ही चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या सूत्र होता है, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। फिर प्लस, पहले हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इसको संतुलित करेंगे। इसके बाद है फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। क्या होता है, CO2 होता है। गिब्स, गिब्स क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है यहाँ पे CaCO3। क्या होता है, CaCO3 होता है। इसके बाद अब बच गया आपका क्या, कार्बन के बाद जल। जल का क्या हो जाएगा, H2O। H2O हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे, इसको संतुलित करते हैं। पहले देखेंगे ये संतुलित है या नहीं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2, 4। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3, एक ऑक्सीजन 4। ठीक, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1। भाई संतुलित है, इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी संतुलित है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिब्स बनाते हैं, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर बनाते हैं। देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार आता है प्रश्न ये। ठीक है, 3 नंबर के लिए। तो देखिए जिंक है, अब जिंक के क्या होता है, तो जिंक का होता है Zn। क्या होता है, Zn, जिंक। और प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, सिल्वर का तो Ag होता है। ठीक है, और नाइट्रेट का होता है NO3। NO3, सिल्वर नाइट्रेट का हो जाएगा AgNO3। और गिब्स, गिब्स क्या बनाते हैं, जिंक नाइट्रेट। अब यह जिंक इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो ये हो जाएगा जिंक नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा NO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, क्योंकि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो ये इसमें दे देगा उसको। तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ये हो जाएगा प्लस सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag। ठीक है, इस तरह लिखेंगे। तो जिंक नाइट्रेट का ZnNO3 होल ट्वाइस होता है। अब इसे हम लोग करेंगे यहाँ पे संतुलित। ठीक है, अब देखिए संतुलित करेंगे कैसे। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, सिल्वर 1, सिल्वर 1। ठीक है, NO3 यहाँ पे 2 बार है, NO3 यहाँ पे 1 बार है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके आगे 2 लगा देंगे, तो NO3 2 बार आ जाएगा, NO3 यहाँ पे 2 बार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर आप लोगों का 2 हो गया, सिल्वर कितना हो गया यहाँ पे 2। तो सिल्वर 2 मेंटेन करने के लिए 2 हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो ये सिल्वर 2 मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तुमको लगता है पूरा सिल्वर, अब पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। जिंक यहाँ पे भी अकेला है, जिंक यहाँ पे भी अकेला है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, तो अगला आप लोगों का है ये वाला क्वेश्चन। क्या है, कह रहा है कि एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिब्स देता है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर बनाता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है, तो बहुत सिंपल आप लोग जानते हैं, एल्युमिनियम का Al होता है। क्या होता है, Al। ठीक है, और प्लस कॉपर क्लोराइड, क्या बोला है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड को हो जाएगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, गिब्स क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बना रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो हो जाएगा
Al, एल्युमिनियम क्लोराइड को हो जाएगा Cl3, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड, और प्लस कापर, कापर के लिए हो जाएगा Cu हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग संतुलित करते हैं। देखिए संतुलित कैसे होगा, ध्यान से आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको कापर एक यहाँ पे दिखा रहा है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, ठीक है, और क्लोरीन यहाँ पे 2 है। अब कैसे होगा यहाँ पे, तो एक काम करते हैं कि इसके आगे 2 लगा देते हैं। जैसे ही 2 लगाएंगे तो क्लोरीन 3 दूनी के 6, और यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा 2। इसको 6 बनाने के लिए हमें 3 का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तब 3 दूनी के 6, क्लोरीन भी 6 हो गया और क्लोरीन भी यहाँ पे 6, लेकिन एल्युमिनियम यहाँ पे 2 हो गया। जब एल्युमिनियम 2 रहा है तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन कापर यहाँ पे 3 हो गया, कापर यहाँ पे 1 है, तो इसलिए इसके आगे 3 लगा देंगे तो कापर यहाँ पे भी 3 हो गया। अभी आप लोगों का पूरा संतुलित हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसका बचा है, इसको कर लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिब्स बनाते हैं, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। तो देखिए बोला है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है, तो मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को, बेरियम क्लोराइड को जाता है BA, बेरियम क्लोराइड Cl2, BaCl2 होता है, ठीक है। इसके बाद प्लस क्या बना रहा है, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का क्या हो जाएगा, K2SO4, K2SO4 हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट का, ठीक। इसके बाद हो जाएगा आप लोगों का गिब्स, क्या बनाते हैं भाई, तो बेरियम सल्फेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट। ये बेरियम किसके साथ विक्रिया करेगा, सल्फेट के साथ, हो जाएगा BaSO4, बेरियम सल्फेट, और प्लस क्या बच गया यहाँ पे क्लोरीन बच गया, यहाँ पे पोटेशियम बच गया, दोनों आपस में विक्रिया कर लेंगे तो बना देंगे पोटेशियम क्लोराइड, तो KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अब इसे हम संतुलित करते हैं, संतुलित कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए संतुलित यहाँ पे यह होगा SO4 एक SO4 बिल्कुल, बेरियम एक, क्लोरीन इधर आप लोगों का 2 है और पोटेशियम भी 2 है। अगर इसके आगे में सिर्फ 2 लगा दूंगा तो पोटेशियम भी 2 हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये पहला प्रश्न था और यहाँ से प्रश्न बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लेना इसे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए और बताइए इसके क्या कार्य हैं। कह रहा है कि हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसका कार्य बताना है आप लोगों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो देखिए लार में एमाइलेज एंजाइम, देखिए क्या है, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है, जो स्टार्च को किसमें चेंज करता है, ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। मानव तथा कुछ अन्य स्तनपोषियों के लार में एमाइलेज पाया जाता है जो पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया भी इस एंजाइम को क्या करती हैं, पैदा करती हैं। तो सिंपल है, लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, स्टार्च को किसमें, ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। और यह बहुत सारे अन्य स्तनपोषियों के लार में भी एमाइलेज पाया जाता है और पाचन में क्या करता है, सहायक होता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज या टाइलिन, टाइलिन भी होता है। इसको देखिए यहाँ पे कुछ लोग नहीं पढ़ रहे तो कहेंगे सर लार में तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज टाइलिन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया, तो एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। ये वाला प्रश्न कितने नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न यह है कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों को उल्लेख कीजिए। जब आप इसे अपनी किताब में जाके देखेंगे, जब आप इसे क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो इसको बहुत ही बड़ा करके दिया है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो कि आपको याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से छोटे नोट्स में इसको कन्वर्ट किया है और पूरा का पूरा आप लोगों को नंबर मिलेगा, बहुत छोटा भी है। क्या है कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पोषण के मुख्य प्रकारों को उल्लेख कीजिए। सबसे पहले आप लोग लिखोगे कि स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन प्रदान ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहा जाता है। हमें यह पोषण जो है ना पोषक तत्वों से प्राप्त होता है। सिंपल कह रहा है कि जो स्वास्थ्य है और हमारे विकास के लिए कुछ ना कुछ भोजन चाहिए, तो अगर मैं भोजन ग्रहण करूंगा, ठीक है, तो भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं।
और हमें पोषण कहाँ से मिलता है भाई? तो पोषक तत्वों से। ठीक है, पोषक तत्व खाते हैं तो हमें पोषण मिलता है। जो ये पोषण हम लोग के अंदर जाता है, पोषण एनर्जी मिलती है उससे, तो पोषक तत्वों से प्राप्त होता है पोषण। क्लियर हो गया? इसके बाद आप हेडिंग डालोगे पोषण के प्रकार, क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तो पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा आप लोगों को। पोषण के प्रकार, तो पोषण को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन? देखिए, पहला स्वपोषी पोषण, इसे स्वपोषण भी कहते हैं। स्वपोषी पोषण या आप इसे स्वपोषण भी कहेंगे। कह रहा वह पोषण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव जो है अकार्बनिक पदार्थ, कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। वह पोषण की यह प्रक्रिया स्वपोषी पोषण कहलाता है। कह रहा है कि वह पोषण प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ मतलब समझ रहे हैं, हाइड्रोजन जिसमें कार्बन ना हो उसे अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। या हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं होगा, कार्बन होगा तो हाइड्रोजन नहीं होगा, या तो दोनों ही नहीं होगा, उसे अकार्बनिक पदार्थ कच्ची सामग्री से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। और वह पोषण की यह प्रक्रिया जिससे वह ग्रहण करते हैं, वह पोषण की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषी पोषण कहलाती है। ठीक है, चलिए दूसरा होता है विषम पोषी पोषण, पर इसे परपोषण भी कहते हैं। विषम पोषी पोषण या परपोषण कह रहा है कि वह पोषण प्रक्रिया जिसमें वे सभी जीव पूर्व निर्मित भोजन या दूसरे जीवों से बना बनाया भोजन ग्रहण करते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। ऐसे जीव विषम पोषी कहलाते हैं। कितना सिंपल है। कह रहा है कि वह पोषण प्रक्रिया जिसमें वैसे सभी जीव जो आगे से बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं या तो दूसरे जीवों पे डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। और ऐसे ही जीव क्या कहलाते हैं? विषम पोषी कहलाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन विषम पोषी पोषण जो है वो तीन तरीके से आता है। हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं, विषम पोषी में। और ये विषम पोषी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो उसके प्रकार हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए उसके प्रकार यहाँ पे है। उसके प्रकार है, ये तीन प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है प्राणी संभोजी पोषण। अब प्राणी संभोजी पोषण क्या होता है कि ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। जो ठोस भोजन ग्रहण करते हैं ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। और ये भोजन का भक्षण करते हैं। सभी जंतु प्राय इसी प्रकार के होते हैं। हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं, प्राणी संभोजी में। ठीक है, दूसरा होता है मृतोपजीवी पोषण। अब मृतोपजीवी पोषण में क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जंतु या पौधों तथा उनके उत्सर्जित पदार्थों आदि से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे जीवाणु, कवक, ये जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं ना, कोई जीव मर जाता है, ठीक है, और चाहे कोई पौधा सड़ गया, उसके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो बैक्टीरिया अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मृतोपजीवी। नाम ही से स्पष्ट है, मृत, मृत मतलब मरा हुआ। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। तीसरा होता है परजीवी पोषण। अब परजीवी पोषण क्या है? कह रहा ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर प्रत्यक्ष से उसके जीवित अवस्था में ही प्राप्त होता है। परजीवी पोषण मतलब ये चीज होता है कि कोई ऐसा जीव जो आपको बिना मारे, बिना आपका जान लिए ही अपना भोजन प्राप्त कर ले। जैसे रुधिर चूसने वाला मच्छर, पौधे के विनिमय रोग, जो मच्छर हैं आपका जान नहीं लेते हैं लेकिन आपके अंदर रह के, आपके भीतर ही रह के, आपके शरीर पे टच रहकर अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे आपके ब्लड के माध्यम से। ठीक है, तो ये परजीवी पोषण कहलाते हैं। बस ये क्वेश्चन हो गया और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए कह रहा है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? कह रहा है कि जो तेल वाले कोई पदार्थ होता है, जो वसा वाला पदार्थ, उसके पॉकेट में हम लोग नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? ठीक है, तो कह रहा है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से एक खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। इस प्रकार खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। कह रहा है कि हम लोग नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं, जो आप चिप्स वगैरह खाते हैं, चिप्स वाली पैकेट, उसमें नाइट्रोजन गैस, जो भी पैकेट वाली वस्तु होता है, नमकीन वगैरह जो भी, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है क्योंकि नाइट्रोजन गैस अक्रिय गैस होता है, वो जल्दी से रिएक्शन किसी के साथ करता नहीं है। ठीक है, तो अंदर पड़ा रहेगा तो पदार्थ भी अच्छे से रहेगा। जैसे उसको फाड़ के खाते हो तो ऑक्सीजन उसमें चला जाता है और ऑक्सीजन जाएगा तो रिएक्शन करके उसके रंग और गंध में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग भाई नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या है?
अगला प्रश्न ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बात करूं तो यह प्रश्न मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रट जाइएगा इन प्रश्नों को। कह रहा है कि बेकिंग पाउडर, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, का रासायनिक नाम एवं अणु सूत्र क्या है? इसको बनाने की विधि एवं दो भौतिक गुण तथा दो रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। बेकिंग पाउडर जो कि खाने वाला सोडा होता है, उसका रासायनिक गुणसूत्र बताना है, मतलब अणु सूत्र है, और इसको बनाने की विधि और दो भौतिक गुण तथा दो रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, तथा अणु सूत्र होता है इसका NaHCO3। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अणु सूत्र क्या होता है? NaHCO3। बनाने की विधि की हम बात करें तो हेडिंग डालिए बनाने की विधि। बनता कैसे है? तो बनाने की विधि ये कैसे बनता है? यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अधिक मात्रा में जैसे इस विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो प्रवाहित करने पे आप लोगों को मिलेगा Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 मिलेगा और उसके साथ जल भी मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि Na2CO3, ठीक है, इसको लेकर अब इसमें हम लोग जल तो मिला ही रहेगा, फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अधिक मात्रा में प्रभावित करेंगे, इसको तो इसमें प्रवाहित करेंगे, मिलाएंगे इसको, ठीक है, रिएक्शन कराएंगे, तब जाके आपको बनेगा NaCO3, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं, खाने का सोडा कहते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न आप लोगों को तैयार होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी। ठीक है, आप हमारे विश्वास करते हो तो मैं चाहता हूं आप लोगों का अच्छा मार्क्स आए, ये प्रश्न आप लोगों को रटे होने ही चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले उसमें गुड़ भी इसका पूछा था कि गुड़ क्या होता है। ठीक है, पूछा था ना किसके गुड़, तो देखिए गुड़ हेडिंग डाल के लिख लीजिए। यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। ठीक है, जल में अधिक घुलता नहीं है, अल्प विलेय है। इसका जलीय विलयन जो है अम्लीय होता है। ठीक है, इसका जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट धामन सोडा में टूट जाता है। जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट था ना, खाने वाला सोडा, अगर उसको गर्म करेंगे आप तो वह धामन सोडा बन जाएगा, कपड़ा धोने वाला सोडा बन जाता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है। ठीक है, देखिए जैसे ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। सोडियम कार्बोनेट मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा, धावन सोडा जिसे कहते हैं। जल निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर आ जाएगी। और चौथा है इसका गुण की यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। तनु अम्ल जैसे ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने वाला सोडा, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराते हो तो यहाँ पे NaCl बनेगा और जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, NaCl यहाँ पे आप लोगों का लवण हो गया, ठीक है, और जल बन गया या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, वही चीज तो लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न यही है धावन सोडा वाला। अभी हमने धावन सोडा कैसे मालूम चला है कि जो कपड़ा धोने वाला सोडा है वो कैसे प्राप्त होता है धावन सोडा? तो जो खाने वाला सोडा है उसको गर्म करने पे। चलिए इसकी प्रक्रिया और जान लेते हैं क्या है। कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम जो है ना सोडियम कार्बोनेट, वो अणु सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। इसको याद करिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है, चाहे पूछेगा धावन सोडा का अणु सूत्र क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा Na2CO3 10H2O होता है। ठीक है, कह रहा है कि कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर आपका सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। देखिए कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा का सूत्र होता है NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH कास्टिक सोडा, इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा, NO2CO3 का निर्माण होगा और जल इसके साथ बनेगी। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पे कि सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा तथा सोडा एस के नाम से भी जाना जाता है। इसे कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं और सोडा एस के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके भी आप लोगों के कुछ गुण हैं, उनके भी गुण हम लोग देखेंगे यहाँ पे, किसके भी गुण क्या है। देखिए इसका गुण ये कहता है कि BaCl2 से क्रिया, कह रहा है यह BaCl2 को BaCO3 में बदल देता है। देखिए कह रहा है कि BaCl2 है ना, अगर इसे इसके साथ अभिक्रिया कराया जाए Na2CO3 के साथ तो यह आपको BaCO3 और NaCl में बदल देगा। ठीक है, और BaCO3 का अवक्षेप प्राप्त होता है। दूसरा इसका गुण क्या है, दूसरा इसका सूत्र क्या होता है, देखिए
कह रहा है कि SO2 से क्रिया करके, जैसे ये SO2 से क्रिया करता है तो कह रहा है SO2 गैस प्रवाहित करने पर इसे सोडियम सल्फाइड तथा सोडियम बाइसल्फाइड बनाता है। देखिए ये आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट के साथ जैसे ये SO2 हम प्रवाहित कर रहे हैं तो देखिए सोडियम सल्फाइड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर निकल रही है। फिर यहाँ पे एक चीज हो रहा है कि सोडियम जो सोडियम कार्बोनेट है उसको अगर SO2 के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं और उसमें जल भी मिला देते हैं तो अब ये सोडियम बाइसल्फाइड का निर्माण करता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलती है। तो ये इसके गुण धर्म थे। क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न IMP प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिए। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि गुण व उपयोग लिखिए। ठीक है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। कह रहा है कि जो जिप्सम होता है तो जिप्सम को 120 या 130 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, बनाने की विधि देख लीजिए आप लोग। ये आपका जिप्सम का सूत्र होता है, आइवी सूत्र याद होना चाहिए, बहुविकल्पी में पूछता है। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, और 120 से 130 डिग्री सेल्सियस पर देखिए इसको गर्म कर रहे हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो रहा है। CaSO4 होल ट्वाइस PH2O प्लस 3H2O। ठीक है, जल बन रहा है। ठीक है, संतुलित करके मैं लिखा हुआ हूं उसको। ठीक है, जल का निर्माण कराता है। तो समझ में आ गया। इसके गुणधर्म क्या होते हैं, तो इसके गुणधर्म होते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण है जो तेज गर्म करने पर CaSO4 में बदल जाता है। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सफेद रंग का चूर्ण है जो तेज गर्म करने पर यह CaSO4 में बदल जाता है। देखिए CaSO4 होल ट्वाइस और जल है, इसको तेज गर्म करेंगे तो CaSO4 बन जाएगा और इससे जल जो इसमें मिला था जल विखंडित हो जाएगा। मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम इसको गर्म करें, ठीक है, तो आपका कैल्शियम सल्फेट में बदल जाएगा। देखिए, और जल को अलग कर देगा। ठीक है, क्रिस्टल को। तो ये इसके क्या थे गुणधर्म। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का गुणधर्म था। ठीक है, इसके बाद हम अगर इसके बात करें इसके और सारे गुण के, तो देखिए और इसके गुण हो जाएंगे। चलिए इसके गुण एक और देख लेते हैं। देखिए यह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर जल से क्रिया करा रहे हो तो ऊष्मा उत्पन्न होगी और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। ठीक है, देखिए ये आप लोगों का क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हो तो देखिए जिप्सम बन गया। ठीक है, इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। इसके उपयोग भी पूछा था, तो इसको उपयोग कहाँ करते हैं, तो देखिए शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने से जो आपका हड्डी उड्डी टूट जाता है पैर के हाथ के, तो उसमें प्लास्टर किया जाता है ना, तो उसमें किया जाता है। और मूर्तियां व खिलौने बनाने में हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ 100% आप लोगों का ये सारे प्रश्न आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों के आने वाले, वादा है मेरा। ठीक है, क्या है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय और दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। अब कह रहा है कि धातु की सक्रियता श्रेणी क्या है। ठीक है, चलिए जानते हैं। और कह रहा है कि हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय और दूसरा कम सक्रिय, एक एक धातु का नाम भी बताना है। तो देखिए धातु की सक्रियता श्रेणी जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं, वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। कह रहा और वही क्रम में जैसे ऊपर से जैसे जैसे नीचे जाएगा क्रियाशीलता अभिक्रियाशीलता उसकी घटती जाएगी और जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। देखिए कौन से होते हैं, इतने होते हैं पदार्थ आपके। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इतने धातु हैं जो अधिक सक्रिय हैं। ठीक है, कौन कौन, देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, तो ये आप लोगों के अधिक अभिक्रियाशील हैं। जो सबसे ऊपर होगा वो अधिक होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आ रहा है पूरा हम लोग सजा के लिखे और वही क्रम में पूरा स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे नीचे आती है अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। देखिए यहाँ लिखा भी है सबसे अधिक अभिक्रियाशील, जो ऊपर है सबसे अधिक है, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं तो घटती अभिक्रियाशील, एकदम नीचे आ जाएंगे सबसे कम अभिक्रियाशील। और हमसे पूछा था कि हाइड्रोजन से अधिक, तो देखिए हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु मैग्नीशियम है। देखिए हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ, तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी सब इससे सक्रिय, तो इसमें से चाहिए इस इतना सारा नाम है, कोई भी लिख सकते हैं। तो हमने मैग्नीशियम को ले लिया, आप एल्युमिनियम भी लिख सकते हैं, जिंक लिख सकते हैं, कैल्शियम, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर है तो ये सब हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। और उससे कम तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड है, सभी उससे कम है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है कि सबसे कम सक्रिय धातु कॉपर है।
पूछा भी था। तो यहाँ पे मैं कॉपर लिखा हूँ, आप मरकरी लिख सकते हो, सिल्वर लिख सकते हो, चांदी, गोल्ड लिख सकते हो, सोना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न यह है। ठीक है, यह प्रश्न हमेशा आता रहता है। चलिए, आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न जो है कह रहा है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। कह रहा है कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को ही हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। नाम में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। या तो एग्जामिनर आपको ऑक्सीकरण दे देगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, या तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, या तो दोनों दे देगा। ठीक है, कि ऑक्सीकरण उपचयन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। तो देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन में कमी हो, तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऑक्सीकरण, उपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या तो हाइड्रोजन की कमी होना। ऑक्सीजन जुड़ेगा तभी आपका उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा, हाइड्रोजन अगर उसमें से निकलेगा तभी भी आपका उपचयन अभिक्रिया ही कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉपर में जैसे हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो देखिए यह कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो देखिए कॉपर यहाँ पर अकेला था, लेकिन कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब यहाँ पे कॉपर का उपचयन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड में। तो देखिए हो रहा है कि नहीं, तो उपचयन अभिक्रिया है। कॉपर अकेला था, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन की कमी होना, यह उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए यह प्रश्न देखिए, अभी हम लोग प्रश्न देखे थे ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण लेके। अब यह प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। मतलब कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो जिसमें वायु नहीं जाती है उस वाले बर्तन में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। या प्रश्न पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल योजन अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। हमने उदाहरण ये ना पढ़ा था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर जल के साथ अभिक्रिया करा देते हो तो जिप्सम, ठीक है, जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि जल के साथ संपर्क में जैसे ही आता है तो जिप्सम में बदल जाता है बहुत तेज। ठीक है, जो कि एक बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। और अभिक्रिया का समीकरण यह है, देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, जल के आधे इसके अणु लगते हैं, और इसके जल के साथ अगर मैं अभिक्रिया कराऊं तो देखिए जिप्सम जो कि कठोर धातु में बदल जाएगा। तो इसलिए हम लोग भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस को वायुरोधी बर्तन में रखते हैं। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसे नोट कर लो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण दीजिए। अब हमसे पूछा उदासीनीकरण, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इंपोर्टेंट आप लोगों को बता रहा हूँ एकदम। ये इस वीडियो को जिसने देख लिया, समझ लिया, अच्छे से नोट कर लिया, उसका काम बनने वाला है, मेरा वादा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, दो उदाहरण बताना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया सिंपल, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब सिंपल में बात करूं तो अम्ल और क्षारक मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं, यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। देखिए क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है जो कि पानी में घुला हुआ है, एक्वस। ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये भी पानी में घुला हुआ है। अगर ये दोनों आपस में मिलाया जाए तो ये आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे NaCl और जल बनाएंगे। तो वही चीज क्षार और अम्ल, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल नोट कर लेना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, निस्तापन तथा वर्जन में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो निस्तापन क्या होता है कि निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप मतलब कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति, मतलब वायु नहीं रहेगी वहां पे, वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। जबकि भर्जन में अयस्क को हाई टेम्परेचर पर बिना पिघलाए वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल समझा गया। निस्तापन में क्या होगा कि निस्तापन में कम टेम्परेचर उसको गर्म करेंगे लेकिन वायु की अनुपस्थिति में, आप वर्जन को हाई टेम्परेचर में गर्म करेंगे लेकिन वायु की उपस्थिति में। बस सिंपल निस्तापन तथा वर्जन, यही तो है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या है, वर्णन कीजिए। अब कह रहा है हमारे पाचन में अम्ल की भूमिका क्या है, तो लिखेंगे कि हमारे अमाशय में, मतलब हमारे पेट में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबको मालूम है हमारे पेट में HCl अम्ल पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को मारता है। कर हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है, और यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है। कर जो पेप्सिन की एंजाइम की क्रिया होती है उसमें सहायक करता है, उसकी हेल्प करता है, और भोजन की उपस्थित, जो भोजन के द्वारा आपके बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं उस कीटाणु को क्या करता है, मारता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। ये मत सुनिएगा, देखिए श्वसन बोला, कुछ लोग
पढ़े नहीं रहेंगे तो सोचेंगे श्वसन मतलब सांस लेना बाहर छोड़ना, ये श्वसन नहीं होता है, उसको श्वास कहते हैं। श्वसन का मतलब ये होता है कि जो आप भोजन किए हैं तो भोजन आपके ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाता है, और जब सांस लेते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन जाके मिल जाता है, ठीक है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वहां पे जल बनाता है और ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसी ऊर्जा से हम बोलते हैं, खेलते हैं, ठीक है। तो चलिए, लिखा है कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर कार्बनिक यौगिक को प्राय ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण मतलब कि ग्लूकोज आके ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ग्लूकोज जो आपके पेट में बना हुआ था छोटी आंत में, ग्लूकोज के फॉर्म में खाना आपका, ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है, इसलिए लिखा है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विवीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है, ठीक है। देखिए ये ग्लूकोज है छोटी आंत में, जो भी हम लोग भोजन खाते हैं ना वो पूरा टूट कर पिसा कर ग्लूकोज के फॉर्म में एकत्रित होता है। सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन इससे जुड़ जाता है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीजन जैसे ही जुड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि हम लोग छोड़ते हैं सांस को, जल बनाता है जो कि टॉयलेट के माध्यम से पसीने के माध्यम से बाहर चला जाता है, और 673 किलो कैलोरी हमें एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर हम लोग खाना खाते हैं, फिर यही प्रक्रिया होती रहती है, ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ऊष्माक्षेपी दहन एवं ऊष्माशोषीय विक्रिया का क्या अर्थ है। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया भी पूछता है, कभी कभी दहन विक्रिया भी। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया दहन विक्रिया एक ही है, इसलिए हमने कोष्टक में लिख दिया भाई, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊष्माक्षेपीय विक्रिया को ही दहन विक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषीय विक्रिया क्या अर्थ है। तो सबसे पहले ऊष्माक्षेपीय विक्रिया हम लोग जाने कि ऊष्माक्षेपीय विक्रिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिन रासायनिक विक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहते हैं। कि कोई भी दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर उस रिएक्शन हो रहा है तो जाहिर सी बात है उत्पाद बनाएगा। अगर उत्पाद के साथ अगर ऊष्मा भी निकल रही है तो ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहलाएगा। देखिए जैसे में प्राकृतिक गैस का दहन पूछता है वो विकल्प में कि प्राकृतिक गैस का दहन कौन सी विक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपीय है, क्योंकि ये आपका मीथेन हो गया CH4 प्राकृतिक गैस है। मीथेन को जैसे वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और जल निकल रहा है और ऊष्मा भी निकल रही है। तो देखिए उत्पाद है या प्रोडक्ट या विकारक है, उत्पाद है, उत्पाद के साथ ऊष्मा निकल रहा है, इसलिए ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। बात खत्म, आगे बढ़िए। अगला है ऊष्माशोषीय विक्रिया। तो सिंपल ऊष्माशोषी का मतलब कि पहले अभिक्रिया कराने, जो अभिक्रिया कराते हैं उसी समय ऊर्जा उसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऊष्माशोषीय विक्रिया कहते हैं। कैसे, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया तभी हो पाएगा जब उसमें ऊष्मा आप लगाओगे, तभी वो NO के फॉर्म में टूटेगा। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, उत्पाद जब उत्पाद में माइनस कर दीजिए, उसमें ऊष्माक्षेपी में प्लस किया जा रहा था तो इसमें माइनस कर लीजिए क्योंकि उसका अवशोषण हो रहा है। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले अभिकारक में ही प्लस ऊष्मा कर दीजिए क्योंकि अभिकारक कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं तो पहले ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है तब जाके वो NO के फॉर्म में टूट रहा है। तो ऊष्माशोषीय विक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषित होता है। बात खत्म। चलिए अगला पॉइंट देखिए, छोटा ही क्वेश्चन लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। हमसे पूछा है कि नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो भाई नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। कह रहा है कि जो आप दूर कोई खड़े वस्तु को देखते हैं, नजदीक कोई वस्तु आ जाती है उसको देखते हैं। अगर ये पेन है, एक बाइक से हमारे आंखों के नजदीक पास ले जाऊंगा, देखिए कैमरा के पास भी ले जा रहा हूं तो स्पष्ट देख नहीं पा रहा है, हमारे आंखों के पास जाएगा तो जल्दी देख नहीं पाऊंगा, फिर अचानक 1 या 2 सेकंड बाद मैं इसको स्पष्ट देखने पाऊंगा, मतलब फोकस दूरी उसको समायोजित कर अपने आंखों को, तब इसको स्पष्ट दिखाई देती है। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वो अपने फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। मतलब नेत्र की समंजन क्षमता के कारण ही हम उसको देख पाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न हम बात करें बायोलॉजी का प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका हुआ है प्रश्न है। ठीक है, तो अच्छे से नोट कर लो इसे। क्या है कि पूर्ण रूप भवन का क्या तात्पर्य है, उदाहरण सही समझे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को तैयार करना ही करना है। क्या है पूर्ण रूप भवन, हेडिंग डालिए। कर स्पंज हाइड्रा आदि जीवों को 2 या 2 से अधिक भागों में काटने पर प्रत्येक भाग अपनी कमियों को पूरा करके एक पूर्ण जीव बना लेता है। करास्पंज हाइड्रा बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं, अपनी आंखों से दिखाई नहीं देंगे, उसको हम लोग देखेंगे उससे माइक्रोस्कोप से, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं स्पंज और हाइड्रा को। अगर इसको अगर काट भी देते हो आप 4-5 टुकड़े में, तो 4-5 टुकड़ा अपने कमी को पूरा करके पूरा का पूरा जीव बना लेगा।
और इसी प्रकार केचुआ, सितारा मछली आदि भी शरीर के अधिकांश भाग दोबारा बनाते हैं। केचुआ है, केचुआ का थोड़ा सा भाग काट लीजिएगा, देखिए वो बाद में भर जाएगा, वो अपना भाग बना लेगा, ठीक है। सितारा मछली आदि भी शरीर का अधिकांश भाग दोबारा बना लेता है। पूर्ण भवन के कारण हाइड्रा की एक से अधिक जातियों के कटे हुए शरीर आपस में जोड़े जा सकते हैं, इस क्रिया को रोपण कहते हैं। कह रहा है कि हाइड्रा की एक से अधिक जातियों के कटे हुए शरीर, बहुत सारा हाइड्रा है, अगर इस हाइड्रा का एक भाग काट दिया जाए, इस हाइड्रा का एक भाग काट दिया जाए, इस हाइड्रा का, अब फिर तीनों के अलग अलग करके मिक्स कर दिया जाए तो फिर भी वो आप एक बना लेंगे जीव, और इस क्रिया को रोपण कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको देखिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। अब कह रहा है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। जैसे में संचारण है, विकृत गंधिता है, संचारण और विकृत गंधिता। तो चलिए जानते हैं संचारण क्या होता है कि जब कोई धातु, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों दे देता है साथ में और 4 नंबर का पूछ लेता है कि संचारण और विकृत गंधिता बताइए। संचारण क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है और इस प्रक्रिया को ही संचारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के प्रमुख उदाहरण है। अरे आपका लोहा है, लोहा धीरे धीरे संचारण हो जाता है, क्षरण हो जाता है। कैसे, कह रहा है कि कोई भी धातु है, अगर उसके आसपास अम्ल, आर्द्रता और नमी होती ही है, अगर उसके संपर्क में नमी आती है तो धीरे धीरे उसको संचारित कर देता है और इस प्रक्रिया को हम संचारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर, चांदी को छोड़ देंगे ना तो ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके काली परत जमा हो जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाता है, यह संचारण का उदाहरण ही है। और विकृत गंधिता किसे कहते हैं, तो विकृत गंधिता उसे कहते हैं कि जब वसा और तेल तथा उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थों वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनमें एक विशेष गंध आने लगती है तथा उनका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही विकृत गंधिता कहते हैं। अचार व मुरब्बों का खुली वायु में रखने पर खराब हो जाना विकृत गंधिता का प्रमुख उदाहरण। मैंने हमने बताया ना कि जो चिप्स वगैरह की पॉकेट होते हैं जिसमें नाइट्रोजन गैस रखते हैं, तो उसको चिप्स को फाड़ोगे तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, आ जाएगी उसके अंदर ऑक्सीजन गैस, जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस उसके साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, उसके रंग और स्वाद में क्या परिवर्तित कर देगी, और उसके रंग और स्वाद में परिवर्तन करना ही विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे यहाँ पे अचार और मुरब्बों का खुले, जैसे अचार मुरब्बों को देखेंगे तो पॉकेट में, डब्बे में पैक करके रखा जाता है, उसे अगर लगातार खोल दिया जाए तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वहां पे विकृत गंधिता उत्पन्न हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, महकने लगेगा, ठीक है, तो वो होता है विकृत गंधिता। चलिए अगला पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बात करूं कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। तो चलिए विभिन्न घटक देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है और किसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण वह उपचायक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिक को, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग पर्णहरित की उपस्थिति में किया जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलता है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण वो उपचाय क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिक जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज के रूप में बदल दिया जाता है। और प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, पर्णहरित की उपस्थिति में करते हैं, मतलब क्लोरोफिल के उपस्थिति में किया जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलता है। देखिए ये चीज है, जैसे पेड़ है, पेड़ प्रकाश संश्लेषण के कारण ही अपना भोजन बनाता है। तो देखेंगे तो जो पेड़ का रंध्र होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें आपके क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देखिए क्लोरोफिल तो उसमें रहता ही है, उसमें चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से और जल अंदर से चला जाता है और तीनों मिक्स करके बनाते हैं ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जल बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है उसके घटक क्या क्या होना चाहिए, तो प्रकाश संश्लेषण होगा तो सूर्य का प्रकाश वायु होना चाहिए क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, जल होना चाहिए और क्लोरोफिल जिसे पर्णहरित कहते हैं। इतना चीज रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा। था प्रकाश संश्लेषण के कारण ही जो भोजन प्राप्त करते हैं पौधे, ये तो बात आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए अच्छे तरीके से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, या किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मानव नेत्र से अगर प्रश्न आता है तो यहां से प्रश्न आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं भाई कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। कह रहा है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यह दोष निम्नलिखित 2 कारणों में से किसी एक कारण से हो सकता है। कह रहा है कि दूरदृष्टि, देखिए जब आपको दूरदृष्टि पूछेगा ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है,
निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और इस दोष के कारण कोई दो हो सकता है, ठीक है, कोई दो कारण हो सकता है इस दोष का। क्या? पहला, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। वक्रता कम करेंगे तो फोकस दूरी बढ़ जाती है उसका, अगर ये कंडीशन हो जाएगा तब भी आपको दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। या तो आपका नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए, अर्थात मतलब नेत्र का जो गोलक का व्यास होता है, ये जो गोलक का व्यास इसको कम कर दिया जाए। तो गोलक के व्यास को अगर कम कर दिया जाएगा तभी आप लोगों को दूरदृष्टि दोष हो जाता है। किन इन्हीं दोनों कारणों में से किसी एक कारण से होता है। देखिए यहाँ पे ये 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है। अगर आपकी आंख में दूरदृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब देखिए बन रहा है, यहाँ पे बनना चाहिए, रेटिना पे बन रहा है, यहाँ पे मतलब दूरदृष्टि दोष आपकी आंखों में है। ठीक है, इसका निवारण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए जैसे उत्तल लेंस प्रयोग करेंगे। इसके आगे अगर उत्तल लेंस अगर मैं लगा दूं एक, तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को बटोरता है। तो जो यहाँ पे काट रहा था, उत्तल दर्पण लगाने से, उत्तल लेंस लगाने पे उस प्रकाश की किरणों को बटोर देगा, सीधा कहाँ ले जाएगा, रेटिना पे, और यहाँ पे स्पष्ट प्रतिबिंब बनने लगेगा। तो यहाँ पे हमने किरण आरेख भी पूछा था हमसे, किरण आरेख खींच के बताए हैं, और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं इसके निवारण के लिए। और किसी दो कमियों से हो सकता है, और क्या इसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष को, इसका परिभाषा भी हमने यहाँ पे लिखा है। तो दूरदृष्टि दोष आ गया तो भाई निकट दृष्टि दोष भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए निकट दृष्टि दोष पढ़ते हैं। चलिए निकट दृष्टि दोष देखिए क्या है। कह रहा निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इस दोष के कारण क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। चलिए आइए आज ये जानते हैं क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आसपास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। इस दोष के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। क्या कराए, निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तु तो भाई स्पष्ट उसको दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट उसको दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो नेत्र का जो दूर बिंदु बन रहा था अब वो नजदीक, मतलब रेटिना से, देखिए दूर दृष्टि दोष में रेटिना से बाहर बन रहा था प्रतिबिंब, अब इस निकट दृष्टि दोष में रेटिना की पहले ही बनने लगेगा। ठीक है, इसका भी दो कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। ठीक है, और दूसरा है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अर्थात नेत्र का गोलक व्यास बढ़ जाए। इसके दो कारण हो सकते हैं। देखिए पहला, अब इसके अगर आपकी आंखों में निकट दृष्टि दोष है तो देखिए रेटिना के पहले ही आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। निवारण के लिए जैसे ही इसके आगे अवतल लेंस लगाएंगे तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, तो जो यहाँ पे बना तो उसको प्रकाश किरणों को फैलाकर रेटिना पर कर देगा और आपका प्रतिबिंब स्पष्ट बनने लगेगा। तो किरण आरेख भी हमने खींच दिया। इस दूर दृष्टि दोष जो हम लोग पढ़े हैं उसको प्रयोग करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग करते थे दूर, और यह निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, इसमें नोट कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे बहुत सारा हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए बहुत अपने फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड उसके पास, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।